दोस्तों, आज की हमारी कहानी है खुशबू और दिशांत के नाम। हम उसे पुकार रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे। वो हमारी तरफ से पीठ करके खड़ी हुई थी और हम सब खुशबू खुशबू चिल्लाकर उसे बुला रहे थे। और जैसे ही वो हमारी तरफ पलटी और उसके चेहरे पर हमारी नज़र पड़ी थी तो हमारे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वहाँ खड़े सभी लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे। मेरी माँ तो बेहोश हो गई थी। उसका चेहरा देखकर मेरा भी दिल बैठ गया था। ये क्या कर लिया था उसने। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर छाई मुस्कान मुझे और भी ज़्यादा हैरान कर रही थी। ये आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। उसका नाम खुशबू था। वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़कर जा चुके थे और वो 15 साल से हमारे घर में ही रह रही थी। मैं अपने परिवार का एकमात्र जवान, कामयाब और हैंडसम लड़का था। मेरा नाम दिशांत है। 26 साल की उम्र में ही मैंने सब कुछ पा लिया था। पारिवारिक कारोबार को संभालने से लेकर अपने सर्कल में मशहूर होने तक मेरे दिल में अब कोई इच्छा बाकी नहीं बची थी। मेरी माँ की 2 करीबी दोस्त थीं, जिनकी 4 बेटियां हमेशा मेरे आसपास घूमा करती थीं। मम्मी ने मुझे साफ साफ कह दिया था, चाहे जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रखो, पर शादी तो तुम्हें उन्हीं चारों में से किसी एक से करनी होगी। वैसे तो वे सभी बहुत ही खूबसूरत थीं, पर मेरा दिल सोनिया पर आ चुका था, जो उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। खुशबू दिल ही दिल में मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैंने कभी उसे नज़र भरकर देखा भी नहीं था। सच कहूँ तो इतने हसीन चेहरों के बीच मुझे उसकी साधारण सी शक्ल सूरत भला अपनी तरफ क्यों आकर्षित करती। और फिर वो बिल्कुल सीधी साधी और गूंगे का गुड़ खाकर पैदा हुई थी। मैंने सोनिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और उसे कहा कि अभी ये बात किसी को ना बताए। मैं खुद इस खबर का ऐलान पूरे इंतजाम से करूँगा। एक दिन हम सभी दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स को एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर जाना था। मैं अपनी कार में अकेला ही निकला था कि मुझे मेरे पापा की कॉल आई थी। कहने लगे कि खुशबू गलती से घर पर ही रह गई है और वे लोग रास्ते में बहुत आगे निकल गए हैं। अगर मैं करीब हूँ तो उसे साथ ले लूँ। उस बेवकूफ़ लड़की से उम्मीद भी भला क्या की जा सकती थी। जब सारे लोग गाड़ी में बैठ रहे थे तो क्या वो सो रही थी जो घर पर अकेली रह गई थी। मुझे कोई भी हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं उससे उम्मीद भी यही कर सकता था। मैं था तो करीब ही और उसे अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता था। मैं वापस आया और उसे रिसीव किया। मुझे उससे बात करने का कोई शौक नहीं था। गियर लगाते हुए गलती से मेरा हाथ उसके हाथ से लगा तो वो ऐसे उछली जैसे उसे करंट लग गया हो। मुझे उसकी ये दकियानूसी हरकत पसंद नहीं आई, बल्कि उसकी अजीब हरकत पर गुस्सा आया था। वो ऐसे शर्मा रही थी जैसे उसका महबूब उसके सामने बैठा हो। चिढ़ता तो मैं पहले से ही था उससे कि उसे लेकर जाना पड़ रहा था, इसलिए गुस्से में मैंने उसकी तबीयत भी अच्छे से साफ कर दी। मैंने कहा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है और ना ही तुम कोई मिस इंडिया हो जो मैं तुम्हें छूने के बहाने ढूंढूंगा, बल्कि तुम भी अपने दिल से सारी उम्मीदें निकाल दो। मैंने अपने लिए किसी और को पसंद कर लिया है और मैं जल्दी ही उससे शादी भी करने वाला हूँ। तुम टिपिकल लड़कियों की तरह सपने सजाना छोड़ दो। उसने मुझे ऐसे हैरान होकर देखा जैसे मैंने उसके कत्ल का फरमान जारी कर दिया हो। मैंने कहा, जैसे औरत मर्द की नज़रें पहचान जाती है, वैसे ही मर्द भी फौरन समझ जाता है कि औरत उसे किस नीयत से देख रही है। मुझे पहले दिन से ही पता था, पर अब ये किस्सा ख़त्म कर दो। सपने देखने से पहले भी एक चीज़ देखने की ज़रूरत होती है, और जिसको आईना कहते हैं। पहले आईने में जाकर खुद को देखो, उसके बाद मेरे सपने देखना। मैंने बहुत ही बेरहमी से उसके सपनों को कुचल डाला था। कितनी अजीब बात है, जब मुझे पता था कि वो मुझे पसंद करती है तो मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं था, बल्कि मैं तो उसे हेलो हाय भी नहीं कहता था। वो घर में घूमती रहती, काम करती रहती। मेरी माँ उससे घर के सारे काम करवाती थी और मैंने कभी उसकी तरफ नहीं देखा। पता नहीं आज मुझे किस बात पर गुस्सा आया हुआ था कि पहली बात की और वो भी ऐसी। और फिर सोचा कि अच्छा हुआ उसके दिल में कोई उम्मीद नहीं रहेगी, कहीं कल को कोई तमाशा खड़ा न कर दे। वैसे मुझे पता था तमाशा करने की उसमें हिम्मत नहीं है। वो अब तक की सबसे ज़्यादा डरपोक लड़की थी। मेरी बातें सुनकर वो खुद पर काबू न रख सकी और रोने लगी, पर मुझे उसके रोने की भी परवाह नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अमीर हूँ, बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए मुझे सब लड़कियाँ एक अच्छा मौका समझती हैं कि इससे शादी करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा।
हमारा फ्यूचर सेट हो जाएगा। रही बात सोनिया की, तो शायद उसके दिल में भी मेरे लिए कोई ऐसी ही बात थी और बदले में वो सुंदर भी बहुत थी। अगर कोई मुझसे मतलब के लिए शादी कर रहा था तो फिर मैं भी तो उससे मतलब के लिए शादी करता। मेरा भी तो कोई मतलब पूरा होता। और एक मर्द का मतलब एक सुंदर औरत ही होती है, उसे सिर्फ खूबसूरत लड़की चाहिए होती है। मैंने एक नज़र खुद को कार में लगे शीशे में देखा था और अपनी खूबसूरती को निहार रहा था। भगवान ने दिल खोलकर मुझे खूबसूरती दी थी। कोई भी लड़की मुझसे शादी के सपने सजा सकती थी। इसमें खुशबू की कोई गलती नहीं थी अगर वो मेरे सपने सजाने लगी थी। मैं था ही इतना खूबसूरत हैंडसम नौजवान और मुझे अपनी इस स्पेशलिटी का एहसास था। तभी शायद मेरे अंदर कुछ गुरूर भी आ गया था। मैं ऐसी वैसी लड़कियों को तो भाव भी नहीं देता था। मैं अब भी खुद को देखने में मगन था कि शायद भगवान को मेरा ये गुरूर पसंद नहीं आया था कि तभी अचानक मेरी नज़र पड़ी कि एक बेकाबू लोडर हमारी कार की तरफ आ रहा था और हमसे कुछ इस तरह टकराया कि हमारी कार को अपने साथ घसीटता हुआ आगे बढ़ने लगा और कार एक पेड़ से जाकर पलट गई थी। जब मेरी आँख खुली तो इस हादसे को 7 दिन गुजर चुके थे। मैं अब तक अस्पताल में था। मुझे अस्पताल तक खुशबू ही लेकर आई थी। उसको भी चोटें लगी थी पर वो ठीक थी और मेरे चेहरे पर पट्टी बंधी थी। अस्पताल में सिर्फ मम्मा पापा और खुशबू ही थे। जब वो पट्टी खुली तो मुझे बताया गया कि इस हादसे में मेरा आधा चेहरा बुरी तरह ख़राब हो गया है। मेरी दोनों आँखें सलामत थीं पर आधा चेहरा बुरी तरह विकृत हो चुका था। डॉक्टरों का कहना था 2 साल से पहले हम इसे ठीक करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते और अगर ऑपरेशन हो भी जाए तब भी चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा, निशान छोड़ जाएगा। मुझे घर ले आए थे। मैं किसी भी तरह के इलाज करवाने से मना कर चुका था। हैरान तो मैं इस बात पर था कि हमेशा मेरे आसपास मंडराने वाली मेरी माँ की सहेलियाँ और उनकी बेटियाँ इन 10 दिनों में एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थीं। सिर्फ खुशबू ही थी जो मेरे कमरे में आती थी मुझे दवाई देने और मैं हर बार उसी पर अपना गुस्सा निकालता था और वो जवाब में एक शब्द भी नहीं बोलती थी। सोनिया मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रही थी। मैसेज में भी उसने इतना ही कहा था कि अब हम एक नहीं हो सकते और वो किसी अमीर आदमी के रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी है। उसने हमारे रिश्ते का इतना भी भरम नहीं रखा कि एक बार घर आकर मेरी तबीयत का हालचाल तो पूछती। मुझे ऐसा लगा था कि वो आएगी और पूछेगी कि कैसे हो और आराम से सलीके से मुझसे ये बात कहेगी। शायद मुझे तब भी बहुत बुरा लगता, लेकिन उसने तो इतनी जहमत भी नहीं उठाई थी। डॉक्टरों का कहना था मुझे आराम करना चाहिए। शायद मुझे कमरे में कैद हो जाना चाहिए था। मुझे इस जमाने की परवाह नहीं थी कि मैं उसे मुंह छिपाकर एक कमरे में बंद हो जाता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सोनिया मेरा साथ देती तो शायद मैं बदला हुआ इंसान होता और अपने आप को संभाल लेता। और मैंने वही किया जो लोग मुझसे चाह रहे थे। मैं बुरी तरह टूट गया था। मैंने काम पर जाना छोड़ दिया। सारा दिन अपने कमरे में कैद रहता, किसी का लिहाज न करता, जो सामने आता उस पर गुस्सा निकालता रहता। पर मेरे अंदर चल रहे तूफान कभी शांत नहीं होते थे। मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था। मैं बर्बाद हो गया था। मुझे अपने आप से भी डर लगता था। मैंने अपने कमरे के सारे शीशे हटा दिए थे। एक दिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि खुशबू ने तुमसे शादी करने की इच्छा जाहिर की है और उनको ये रिश्ता मंजूर है। मैंने उनसे कोई बात नहीं की थी। मैंने कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा, तुम जानती हो तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इस एहसान की ज़रूरत है? वो कहने लगी, लेकिन दिशांत, मैं ये एहसान के बदले नहीं कर रही। एहसान तो तब होगा और वो भी मेरे ऊपर होगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगे। इस बात से अनजान तो तुम भी नहीं हो कि तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। मैंने हमेशा भगवान से जीवन साथी के रूप में तुम्हें ही मांगा है और मैं दुनिया की खुशनसीब लड़की होंगी अगर मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। प्लीज़ दिशांत, इनकार मत करो। पहले मैंने उसे खूब डांटा, बुरा भला कहा और फिर उसकी मासूम सूरत देखकर सिर्फ इतना समझाया, देखो खुशबू, मैंने और मम्मा पापा ने किसी ने भी कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। आज हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए वो सब तुम्हें अहमियत दे रहे हैं। चाहूँ तो मैं भी खुदगर्ज हो सकता हूँ और तुमसे शादी कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इस बार सिर्फ अपने बारे में सोचो। खुशबू के जवाब ने मुझे हैरान किया था। कहने लगी, मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ। आपके बारे में सोचकर दरअसल मैं अपने बारे में ही सोच रही हूँ, बल्कि इस वक्त मैं सबसे ज़्यादा खुदगर्ज हूँ।
जो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, वरना आप कभी मेरी किस्मत में कैसे आ सकते थे। मुझे तो आपका हाथ पकड़ने की भी इजाज़त ना मिलती, और मैं खुदगर्ज इस मौके का फ़ायदा उठाकर अब आपसे शादी करने के सपने देख रही हूँ। मुझसे ज़्यादा खुदगर्ज इस वक्त और कौन हो सकता है। खुशबू ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने उससे शादी करने की हामी तो भर ली, पर मैं सबके लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं था। हमारी शादी सादगी से हुई थी। जिन लोगों ने हमारे दुख में हमारा साथ नहीं दिया था, हमने उनको हमारी खुशी में भी नहीं बुलाया था। कुछ रिश्तेदारों का कहना था ये जोड़ी बिल्कुल उचित है क्योंकि खुशबू इसी लायक थी, और कुछ ये कह रहे थे कि मुझे भी किसी और ने अपनी बेटी नहीं देनी, इसलिए हम सब खुदगर्ज बनकर खुशबू की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खुशबू को अब मेरे कमरे में रहने का हक मिल गया था। वो ऐसे खुश थी जैसे ये एक सामान्य शादी हो, और मेरे घर वाले भी यूं ही पेश आ रहे थे। वो खुशी खुशी दुल्हन बनी रोज तैयार होती थी। घर में मिठाई बनाकर उसने किचन का आगाज़ भी कर दिया था, जहां वो 15 सालों से पहले ही नौकरों की तरह सबके लिए दिन रात खाना बनाती थी। उसको कभी बिना मतलब के कोई पुकारता तक नहीं था, और आज नौकरों से लेकर मम्मा पापा की जुबान पर भी सिर्फ एक ही नाम था, खुशबू। पापा भी उसके लिए तोहफे लाते, सुबह उसके साथ मॉर्निंग वॉक जाते और मम्मा उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती। शादी के तोहफे के तौर पर पापा ने हमारे 1 महीने के लिए शिमला जाकर रहने का इंतजाम कर दिया था। मैं वहां जाकर रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर पापा के दबाव देने पर मुझे जाना पड़ा, और शादी के 1 हफ्ते बाद हम रवाना हो गए। हमें यहाँ आए आज 4 दिन हो गए थे। ये एक छोटा मगर बेहद खूबसूरत फ्लैट था। इन 4 दिनों में मैंने खुशबू से बात तक नहीं की थी। हम कहीं बाहर भी नहीं गए थे। उसने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, पर उसने एक भी बात की शिकायत नहीं की। शादी वाली रात भी मैं सोफ़े पर जाकर सो गया था, और उसके बाद से वो खुद ही पहले से जाकर ही सोफ़े पर सो जाती थी। जितने दिन हम लोगों ने वहाँ गुजारे इसी तरह के थे। वहाँ पर लोग ज़्यादा थे, इसलिए पता नहीं चलता था, दिन भी गुजर जाता और रात भी। पर अब हम यहाँ पर अकेले थे, और इस बात को भी आज 4 दिन हो गए थे। डॉक्टर ने भी कहा था कि हवा पानी बदलेगा तो इसके लिए बेहतर होगा, इसीलिए मेरे पापा ने 1 महीने का हनीमून पैकेज बनवाया था। एक बार वो अंधेरे में मुझे देखकर डर गई थी। दरअसल वो डरी नहीं थी, चौंकी थी, पर मैंने उसे यही ताना दिया कि मेरे डरावने चेहरे को देखकर वो डर गई है। मेरी ऐसी बातों के नतीजे में वो रात रात भर रोती थी, और वक्त ने मुझे इतना बेरहम बना दिया था कि मुझे इसका एहसास ही नहीं होता था। पर मैंने महसूस किया था कि वो मुझे अब भी वैसे ही देखती थी जैसे मेरे साथ ये हादसा हुआ ही ना हो। वो अक्सर मेरे करीब आने की कोशिश करती, और ये उसका हक भी था, पर मैंने उसे उसका हक नहीं दिया था। और एक शाम वो मेरे जरा करीब होकर बैठी थी, सामने टीवी चल रहा था, कि तभी अचानक उसने मेरे विकृत चेहरे पर अपने होंठ रख दिए थे, और पता नहीं शर्माकर या डरकर वो मुझसे थोड़ा दूर हट गई थी। ये क्या कर रही हो? मैंने गुस्से से सवाल किया था। मैंने नोट किया मेरे यूं गुस्सा करने पर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, जैसे उसके किसी भी जवाब के नतीजे में मेरा रिएक्शन नकारात्मक ही होगा। कहने लगी, इस वजह की कदर कर रही हूँ जिसकी वजह से आज हम साथ बैठे हैं। यानी तुम्हें इस जख्म को देखकर घिन नहीं आती? तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? तुम्हें मेरी सूरत से डर नहीं लगता खुशबू? नहीं, उसने बेहद ही शांत अंदाज में कहा था, ऐसे कि मुझे लाजवाब कर दिया था। मैंने दोबारा कोई बात नहीं की, और एक दिन उसने बाहर जाने की जिद कर दी। मेरा कहना था कि वो जहाँ जाना चाहती है जाए, घूमे फिरे, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कहने लगी, मैं अकेली कहीं नहीं जाना चाहती, और हम हनीमून पर आए हैं। आज 10 दिन हो गए हैं, आप मुझे कहीं भी लेकर नहीं गए। सिर्फ मॉल रोड तक चलेंगे, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। प्लीज़ ले चले ना। वो बीवियों की तरह जिद करने लगी, ऐसी बीवी की तरह जिसकी ज़िंदगी में सब नॉर्मल होता है। शायद वो खुद को नॉर्मल रखकर मुझे ये महसूस करवाना चाहती थी कि अब कुछ भी नहीं बिगड़ा है। पता नहीं ये सब वो कैसे करती थी, उससे ये सब कुछ कैसे होता था, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी। वो रातों को बैठकर रोती थी, मेरे लिए रोज़ पूजा करती थी, भगवान के सामने बैठकर भी रोती रहती थी। मेरी बातें उसे बहुत तकलीफ़ देती थीं, लेकिन मैं भी एक पल को पीछे नहीं हटता था। मैं उसे ये महसूस करवाना चाहता था कि सारी ज़िंदगी उसे मेरे साथ रहकर कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो मुझसे अलग हो जाए और किसी और से शादी कर ले। मैंने कुछ सोचा और उसे साथ ले गया। शिमला का मॉल रोड एक भीड़ भाड़ वाली जगह थी, जहां हमारी तरह कुछ नए शादीशुदा जोड़े भी आए हुए थे।
हम जैसे ही भीड़ का हिस्सा बने, लोगों के ध्यान का केंद्र बन गए। सब लोग हमें गौर से देख रहे थे, कोई नजरें बचाकर तो कोई सरेआम हमें देख रहा था। खुशबू ने मेरा ध्यान भटकाने के लिए आइसक्रीम खाने की जिद की। हम आइसक्रीम के स्टॉल पर गए, वहाँ भी काफ़ी लोग खड़े थे। वो मेरे साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी, जैसे कि शादीशुदा लोगों की होती है। बाहर जाते हैं, साथ में मिलकर कुछ खाते हैं। लेकिन उसे पता होना चाहिए था कि कुछ भी नॉर्मल नहीं था। लोग हमें ज़रूरत से ज़्यादा ही घूर रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोग हमें इसलिए देख रहे थे क्योंकि हम शादीशुदा थे। वहाँ पर और भी ऐसे जोड़े आए हुए थे जो शादीशुदा थे, क्योंकि शिमला में ज़्यादातर लोग हनीमून पर ही आते हैं, वो भी इस सीजन में। बात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि वो मेरे चेहरे को देख रहे थे। और मैं भी तो जब से ये हादसा हुआ था घर से बाहर कम ही जाया करता था। खुशबू लोगों की नज़रों को बहुत ही कुशलता से नज़रअंदाज कर रही थी, पर मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मैं तब चौंका जब एक लड़की ने हमारी तस्वीर बना ली। कहने लगी, क्या मैं आप दोनों की तस्वीर पोस्ट कर सकती हूँ, इस कैप्शन के साथ कि मोहब्बत सूरत नहीं दिल देखती है, आप दोनों साथ हैं जबकि आपका चेहरा तो। वो लड़की बोल ही रही थी कि खुशबू ने उसकी बात काटी और उसे बुरा भला कहने लगी। इसका मतलब कि आप हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं। माना कि कुछ लोग शायद अच्छी बातें करें, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग बुरी बातें ही करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पोस्ट करने के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो अब हम दोनों को पोस्ट करना चाहती हैं। किस तरह के लोग हैं आप? किसी से इस तरह की बात करना भी कितनी अजीब बात है, और आप ऐसे मुंह फाड़ कर मुझसे पूछ रही हैं। अब वो लोग भी हमें देखने लगे थे जो पहले नहीं देख रहे थे। उसे मेरे लिए इस तरह से लड़ते हुए देखकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि जिस मासूम और बेवकूफ़ लड़की को मैं पिछले 15-16 साल से जानता था, वो बिल्कुल भी मासूम और बेवकूफ़ नहीं, बल्कि बहुत ही बहादुर और समझदार है। लेकिन अब तमाशा लग चुका था और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि लोग हमें देखें, मुझे देखें, मुझ पर तरस खाएं। वही हुआ। पहले तो लोग नज़रें बचाकर देख रहे थे, अब तो उन्हें सरेआम देखने का मौका मिल गया था। मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता था और मैंने वही किया। मैंने बेरहमी और गुस्से से खुशबू का हाथ पकड़ा और फ्लैट के कमरे में आकर उसे एक तरफ झटका था। वो गिरते गिरते बची थी। मैंने कहा, हो गई तुम्हें तसल्ली, अब खुश हो ना तुम, क्योंकि तुम यही तो करना चाहती थी। ये महसूस करना चाहती थी कि तुमने कितना बड़ा काम किया है, तुम कितनी महान हो कि आधे जले हुए मुंह वाले इंसान से नॉर्मल होते हुए भी शादी की है तुमने, और तुम उसके साथ कितनी खुश हो। बोलो, मेरा तमाशा बनवाकर अब खुश हो तुम? मैं चिल्लाया और गुस्से में खुशबू को एक थप्पड़ भी दे मारा। तुम जैसी आम लड़की को कभी इस लेवल की इज्जत और तवज्जो नहीं मिली, तभी तुम इस शादी के लिए राजी हुई कि अब सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, तारीफ करेंगे कि क्या नेक और बहादुरी का काम किया है तुमने। सब लोगों से बदला लिया है तुमने, हमसे इंतकाम लेने का ये तरीका निकाला है, हमें अपने रहमो करम पर डाल लिया। अब किसी की क्या हिम्मत कि वो तुम्हारे सामने बोले। मेरी माँ जो तुमसे नौकरों की तरह काम करवाती थी, अब तुम्हारे आगे पीछे फिरती हैं क्योंकि तुमने उसके बीमार और अपाहिज बेटे से शादी की है। और मेरा वो बाप जो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं था, वो भी अब तुम्हारी इज्जत करता है। और रह गया मैं, जिसने साफ इनकार कर दिया था कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी तो क्या 2 मिनट भी नहीं गुजारना चाहता, आज वो तुम्हारा पति बन गया है। तुम तो जीत गई हो, तुम्हारी तो जय जयकार हो रही है। पर एक बात याद रखो खुशबू, कि सबके बावजूद भी मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हुई है। अफसोस कि तुम्हारा तीर निशाने पर नहीं लगा, मैंने उस पर और ज़्यादा आग उगली। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है, मैं तो सिर्फ यही चाहती थी कि आप दुनिया का सामना करें, फिर से पहले जैसे हो जाएं। मैं आपका सहारा बनना चाहती थी, इस रिश्ते का, अपनी मोहब्बत का मान रखना चाहती हूँ। वो रोते हुए मासूमियत से बोल रही थी। पहले जैसा? क्या कहा पहले जैसा? मैं अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। मेरा रूप, मेरा चेहरा सब बर्बाद हो गया है। तुम्हें पता है, जब भी सब हमें देख रहे थे तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था, पर मैं क्या महसूस कर रहा हूँ ये तुम कभी नहीं समझ सकती, कोई भी नहीं समझ सकता। तुम मेरी जगह पर नहीं हो। और हाँ, एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया बदसूरत लोगों को जीने नहीं देती। मैं गुस्से से चिल्लाया था। वो बुरी तरह सहम गई थी। कहने लगी, हाँ ठीक कहा आपने, और ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। वो रोते हुए बोली और वहाँ से चली गई। हम अगले ही दिन वापस आ गए और खुशबू के चेहरे पर छपी मेरी उंगलियों के निशान घर वालों को सारी कहानी सुना गए थे। मम्मी पापा मेरे सामने उसके वकील बनकर मौजूद थे, मुझे खूब सारी बातें सुनाई। कहने लगी, इस बेचारी लड़की ने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी की,
और तुम हो कि उसके साथ ऐसे पेश आ रहे हो। ये वो है जिसने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें उसकी नेकी का कोई एहसास नहीं। वही बातें जो मुझे जहर लगती थीं, वही मुझे बार बार सुनाई जाने लगीं। मैंने खुशबू को अपने कमरे से भी निकाल दिया और फिर एक हफ्ते के बाद ठंडे दिमाग से सोचने के बाद एक नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उसे तलाक दे देनी चाहिए। यानी कि तलाक का फैसला मेरा था। जाहिर है उसकी रजामंदी भी चाहिए थी, लेकिन अभी से बात शुरू करते तो बात जल्दी तलाक तक जाती। जितनी जल्दी हो सकता हो जाती तो बेहतर था। उसने हमारे लिए अगर इतना सब कुछ किया था तो हमें भी बदले में उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए था, ना कि उससे खुदगर्ज बनकर इस्तेमाल करें। हमारी शादी में ज़्यादा लोग नहीं आए थे। हमारी शादी के बारे में वैसे भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं था और मैं कभी उसे वो सम्मान और मोहब्बत नहीं दे सकता था जिसकी वो हकदार है। मैंने मम्मी पापा से साफ कह दिया कि मैं उसे तलाक देकर उसे आज़ाद करना चाहता हूँ और आप उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखें, उसको बेटी समझकर विदा करें ताकि वो खुश रह सके। मैं आज ही उसे तलाक देने की बात बता दूंगा। अगर आज हम सब स्वार्थी बन गए तो भगवान के पास जाकर उसके माता पिता को क्या मुंह दिखाएंगे। पहले तो मम्मी पापा इस हक में नहीं थे कि मैं खुशबू को तलाक दूं, क्योंकि मम्मी पापा को पता था खुशबू के बाद मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आ सकती थी। जब कोई मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था तो मेरी पत्नी बनना कैसे गवारा कर लेता। शायद मम्मी पापा बेटे की मोहब्बत में स्वार्थी हो गए थे, लेकिन मैं स्वार्थी नहीं हो सकता था। खुशबू भले ही आम नए नक्श की लड़की थी, लेकिन पूरी थी, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। और जब मैंने मम्मी पापा को समझाया तो मम्मी पापा भी मेरी बात मान गए थे। जाने अनजाने में उनसे भी गलती हुई थी। अब वे खुशबू को अपनी बेटी बनाकर उसे इज्जत के साथ विदा करना चाहते थे। यही बात करने हम उसके कमरे में गए तो वो खिड़की की ओर मुंह किए खड़ी थी, जैसे चांद को देख रही हो। पापा ने उसे फैसला सुनाया और बहुत प्यार से कहा, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, पर अब हम सब चाहते हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए और किसी अच्छे इंसान के साथ खुश रहना चाहिए। बेटा, तुम्हें तो पता है जो कुछ भी हुआ है उसके बाद दिशांत भी पहले जैसा नहीं रहा। वो कह रहा है कि वो किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता। तो बात ही ख़त्म। बात तुम्हारी नहीं है, बात उसकी है। तुमने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन हमने तुम्हारी हिम्मत से ज़्यादा तुम पर बोझ डाल दिया। हमें माफ़ कर दो। हमें तुम्हें उसी दिन बेटी समझ लेना चाहिए था जब तुम्हारे पापा तुम्हें हमारे हवाले करके इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। आज से तुम हमारी बेटी हो। हम तुम्हारा कन्यादान अपने हाथों से करेंगे। वो हमारी बातें तो सुन रही थी पर हमारी ओर देख नहीं रही थी। खुशबू, खुशबू बेटा, मम्मी पापा उसे पुकार रहे थे। हम सब उसे बुला रहे थे और जैसे ही वो हमारी ओर पलटी थी, हमारे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वहाँ खड़े सब लोग बुरी तरह चिल्लाने लगे। मेरी माँ तो बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो मंजर असहनीय था। कोई अपने को इस हालत में कैसे देख सकता था। मैं भी स्तब्ध था और उसके चेहरे पर छाई मुस्कान ने मुझे और भी हैरान किया था। मैंने कहा, ये क्या कर दिया तुमने? पापा ने भी घबराकर पूछा, खुशबू ये क्या किया तुमने? ज़मीन गंदी हो रही थी। वो बहुत तकलीफ में थी, जैसे उसका चेहरा पिघल रहा हो। उसने तेजाब से अपना आधा चेहरा बिल्कुल वैसा ही कर लिया था जैसा किस्मत ने मेरा किया था। लगता था उसने हमारी बातें सुन ली थी। मैं आगे बढ़ा और वो लड़खड़ाकर मेरी बाहों में गिर गई थी। दिशांत, अब तो आप मुझे तलाक नहीं देंगे ना? अब तो आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे? देखिए, अब मैं आप जैसी हो गई हूँ। अब मुझे आपके दुख का एहसास हो गया है। अब तो मुझे भी आपकी ज़रूरत है। देखिए, अब हम दोनों एक जैसे हो गए। अब तो नहीं देंगे ना मुझे तलाक? हम सबकी आंखें भर आई थीं। हम फूट फूट कर रोने लगे। खुशबू मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी। मैंने उसे गले से लगा लिया। उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए। शुक्र था कि उसकी जान बच गई थी। जब खुशबू के चेहरे का जख्म धीरे धीरे भरने लगा तो हम उसे अस्पताल से घर ले आए थे। मैं उसकी बहुत केयर करता था। उसके जख्म भरने लगे थे। मेरी आंखों से आंसू गिरते। मैं कहता, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों खुद को तुमने अधूरा कर लिया? मैं इस दर्द से गुजरा हूँ। इस दर्द का एहसास है मुझे। लोगों की नज़रें तीर बनकर मेरे अंदर चुभ जाती हैं। फिर तुमने क्यों खुद को मेरे जैसा बना लिया? खुशबू ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और कहने लगी, दिशांत, इसलिए ताकि हम दोनों मिलकर इस दुनिया का सामना कर सकें। अब हम दोनों एक जैसे हैं और एक दूसरे का सहारा हैं। मुझे किसी का कोई गम नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने खुशबू के दोनों हाथों को चूम लिया था। कोई इतना महान कैसे हो सकता है? आज के समय में
क्या कोई इतनी मोहब्बत किसी से कर सकता है? खुशबू को देखकर मुझे विश्वास हो गया था। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। हम दोनों अब शिमला में ही रहते हैं। हमने वहीं फ्लैट खरीद लिया है। हम दोनों रोज रात को मॉल रोड जाते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं। लोग अब भी हमें घूरते हैं, कभी चुपके से हमारी तस्वीरें भी बना लेते हैं, तो कभी हमारे साथ सेल्फियां लेते हैं। कोई बातें करता है, कोई हैरान होता है। हम चाहें तो अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारा चेहरा इतना काबिल कबूल तो हो सकता है कि शायद जब दुनिया हमें देखे तो 10 में से 7 लोग हमें नोटिस ना करें, पर हमें ऐसा ही रहना पसंद है। चेहरों से की जाने वाली मोहब्बत की उम्र वैसे भी कम होती है। अब हम सिर्फ यही बात सोचते हैं, हम एक दूसरे से मोहब्बत है और मोहब्बत चेहरों से नहीं होती। मुझे ये बात समझने में देर लग गई थी, पर अब हमारे दिल में कोई मलाल नहीं है। हम साथ हैं, खुश हैं और यही हमारे लिए काफ़ी है। हमारे चेहरे भले ही आधे हैं, पर हमारी मोहब्बत का चेहरा मुकम्मल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, ये थी दिशांत और खुशबू के नाम एक प्यारी सी लव स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। हमारे चैनल पर अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।